नमस्ते, आप सभी का स्वागत और आरिफ अजकिया साहब का एक बार उनकी खुद की चैनल पे फिर से स्वागत। नमस्कार वेलकम। जी, नमस्कार सब दर्शकों को। और संजय भाई नमस्कार। और साथ में ही एक नए घर की भी मुबारक आरिफ साहब को। जी भाई, मतलब इस उम्र में आके जो घर चेंज किया है ना, बहुत भारी पड़ा है, लेकिन बहरहाल अब मूव हो गए हैं। जी। तो आरिफ भाई, आज हम थोड़ी सी पाकिस्तान के जो एक 370 के बारे में, ये क्यों इतना मज़ेदार बातें करता रहता है हमारे आपके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब कभी तकरीर करते हैं तो कहते हैं कि भारत से बातचीत तभी होगी जब 370 वापस कर दिया जाएगा। ये 370 जो है, इसके बारे में किसी भी तरह का कोई मेरे ख्याल से तो एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ था नहीं। ये लियाकत नेहरू एग्रीमेंट हुआ था 1950 में अप्रैल में, तब भी कोई 370 की बात नहीं थी। ये तो भारत का इंटरनल अरेंजमेंट था। भारत ने कुछ विशेष सुविधाएं दी जम्मू और कश्मीर को, जिन कारणों से भी कही, वो अभी हमारे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, और भारत ने हटा दी। तो इसमें पाकिस्तान को क्या समस्या है? जब यूएन रेजोल्यूशन भी हुआ था, जो डिस्प्यूट है यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 है, जिसके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं था कि साहब, उसमें तो ये था पाकिस्तान अपनी जो ज़मीन है पहले खाली करेगा, उसके बाद फिर भारत उस पर जो है वो पहले अपना राज मुकम्मल करेगा और उसके बाद फिर प्लेबिसिट की बात होगी। पाकिस्तान ने तो उस वायदे को निभाया नहीं, जो यूएन असेंबली में जो करके आए थे। उसके बाद भी ये रोते रहते हैं, 370 चला गया, 370 चला गया, 370 चला गया। क्या बात है? देखें जी, मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि पिछले 1000 साल में जो बड़े बड़े कॉमेडियंस आए हैं, चार्ली चैपलिन हुए, मिस्टर बीन हुए, उन सबको पीछे छोड़ दिया हमारे कॉमेडियन ने। तो इसकी तो आप जो भी स्पीच आप देख लें, तो इसमें तो आपको बड़े बड़े ब्लंडर्स मिलेंगे। और ये अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ता रहता है। जैसे परसों इसने कहा कि भारत की आबादी 1 अरब 300 करोड़ है। तो इस तरह की चीजें तो ये भाई साहब बोलते रहते हैं, क्योंकि मसला एक ये अरब और 300 करोड़। है ना, कि दो मसले हैं। एक ये कि इनके सर पे स्ट्रेस होती है कि मेरी कोई बात से नाराज हो जाए आर्मी, ऐसा ना हो, क्योंकि आर्मी इनकी एम्प्लॉयर है और ये इलेक्ट होके तो आए नहीं। तो इनको ये होता है कि आर्मी बस मेरी बातों से खुश हो। आर्मी सिर्फ एक बात से खुश होती है कि आप भारत के बारे में कुछ भी बोल दें। दूसरा इनका ये होता है कि वो स्ट्रेस कम करने के लिए 4 लकीरें खींच लेते हैं। तो जब आदमी 4 लकीरें खींच लेता है तो फिर किसी काबिल नहीं रहता। जहां तक 370 की बात है, तो शायद इनको पता भी नहीं है कि 370 और 35 है क्या। शायद इन्होंने कभी बैठकर उसको स्टडी भी नहीं किया होगा कि इसका कश्मीर की आजादी से या कश्मीर की सॉवरेंटी से या उन चीजों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो एक इंटरनल भारत का एक मसला है। अब आ जाते हैं कि इन्होंने खुद क्या किया है अपने जो पार्ट ऑफ कश्मीर के ऊपर। देखें, ये बात तो संजय भाई आपके प्रोग्राम में भी 50 बार डिस्कस हो चुकी है कि कश्मीर जो है ना, वो जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान, ये इंटेग्रल लीगल पार्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि बाकायदा एक्सेशन ट्रीटी साइन हुई थी, सब कुछ हुआ था। ये तो डिस्कस हो चुका है। पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो ऑक्यूपाइड है, ये भी रजिस्टर्ड है, सबको पता है। इवन यूएन का रेजोल्यूशन भी ये कहता है कि पाकिस्तान खाली आर्मी नहीं, पाकिस्तान का एक एक सिटीजन कश्मीर से बाहर जाए, इसके बाद बिल्कुल। भारत वहां पे जो भी कराए प्लेबिसाइट या जो भी है। लेकिन प्लेबिसाइट भारत कराए इसका मतलब भारत का हिस्सा है ना, वरना वरना तो यूएन कहता हम कराएंगे। लेकिन सब भारत और भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा है कि आप पूरा निजाम संभालेंगे जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये तो बात तय है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के पास भी है, गिलगित बल्तिस्तान, पीओके, अक्साई चीन जो चाइना के पास है, शागरम वैली, ये सब भारत का हिस्सा है। अब आ जाता है कि पाकिस्तान अपने हिस्से पे क्या कर रहा है। पाकिस्तान अपने हिस्से पे ये कर रहा है कि एक ऐसा ढकोसला इलेक्शन कराया अभी पीओके में,
और यस। वहां पे आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, और उसका एक प्राइम मिनिस्टर, ये दुनिया का वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जिनका कोई पासपोर्ट नहीं होता, जिनकी अपनी कोई करेंसी नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर किसको इलेक्ट कराया? उस आदमी को जिसका नाम नियाजी है। अब तो पूछा गया कि भाई साहब कश्मीरियों में तो नियाजी होते नहीं, तो ये नियाजी कहां से हो गया कश्मीरी? तो बोला ये इसने तखल्लुस रखा है, अच्छा। इसने अपने नाम के साथ निकनेम कर नियाजी रखा है। यानी इमरान खान बूट चाटता है, ये इमरान खान के बूट चाटता है कि इमरान खान को खुश करने के लिए नियाजी नाम रखा है। असल कहानी ये थी कि सरदार इलियास तनवीर ने 1 अरब रुपया दिया था फैज हमीद को प्राइम मिनिस्टर कश्मीर बनने के लिए, लेकिन इमरान खान को शायद इस नियाजी ने ज्यादा पैसे दे दिए, क्योंकि आजाद कश्मीर या पीओके में कोई हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि जो गवर्नमेंट इस्लामाबाद में जिस पार्टी की है उसी की बनती है हमेशा। नवाज शरीफ की हुकूमत थी इस्लामाबाद में, तो फारूक हैदर नवाज शरीफ का नुमाइंदा था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी का वो फिर प्राइम मिनिस्टर बना था। तो ये तो तयशुदा बात है। औकात क्या है ये प्राइम मिनिस्टर की कि ग्रेड 21 का एक कश्मीर अफेयर्स का ऑफिसर जो इस्लामाबाद में बैठता है कश्मीर मिनिस्ट्री का, उसका ऑर्डर चलता है और ये फॉलो करता है। तो इस तरह का तो इन्होंने ऑक्यूपेशन रखा है। एक एक स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओके सब मॉर्गेज किया हुआ है, सब चाइना के हवाले किया हुआ है, सबके अगेंस्ट कर्जा लिया हुआ है। कश्मीर में पीओके में इस वक्त लोग लालटेनें जला के बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन मंगला डैम दूसरे डैम कश्मीर में बना के उसकी इलेक्ट्रिसिटी इतनी प्रोड्यूस होती है, वो सब पंजाब का घर घर रोशन कर रही है। कश्मीरियों की इलेक्ट्रिसिटी, कश्मीरियों को ना इसकी रॉयल्टी मिलती है ना इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और शायद पाकिस्तान में सबसे महंगी इलेक्ट्रिसिटी पीओके वालों को मिल रही है। अव्वल तो मिल ही नहीं रही, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है। दूसरी बात, पूरे पाकिस्तान का पानी कहां से आ रहा है? कश्मीर से आ रहा है। कश्मीरियों के घरों में पानी नहीं है पीने का। ये इन्होंने पीओके में हालत रखी है कि पिछले कई सालों से पीओके में पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नफरत की लहर आ गई है। और जब ये लोग बैठ के कंपेयर करते हैं कि भारत में, तो ये कहते हैं कि यार 370 हो या ना हो, भारत की यूनियन टेरिटरी, आज यूनियन टेरिटरी पहले स्टेट थी, जम्मू कश्मीर लद्दाख में लोकल लीडरशिप है, कश्मीरी वहां पे हर चीज का फैसला करते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो चाहे वो उसके प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो। अभी आप 2 साल की बात छोड़ें जब ये यूनियन टेरिटरी किसी मकसद के लिए बनाई गई है, लेकिन आज तक वहां पे महबूबा मुफ्ती हुए, अब्दुल्ला खानदान हुए, ये सब कश्मीरी हैं जो कि वहां पे रूल करते रहे। डेमोग्राफी की बात करें तो आप देख लें कि कश्मीर में, भारत में आपको ओरिजिनल कश्मीरियत मिलेगी। वहां पे कश्मीरी लिबास आम है, वहां पे कश्मीरी जबान आम है, कश्मीरी खाने आम हैं, सब चीजें। आपको पीओके में या गिलगित बल्तिस्तान में ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। शलवार कमीज, पंजाबाइजेशन, कश्मीरी पाकिस्तान की साइड का और गिलगित बल्तिस्तानी इंतहाई नफरत करते हैं इस वक्त पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान आर्मी से, और वो चाहते हैं कि अब तब्दीली आए। अभी एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान नवाज शरीफ की पार्टी के एक आदमी ने कहा कि अगर यही सूरत हाल रही तो हम इंडिया को आवाज देंगे। कैंडिडेट था इलेक्शन में। एक बायकॉट इलेक्शन की भरपूर मुहिम चली है पीओके में, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। तो कश्मीर का केस पाकिस्तान का कमजोर हो गया है। 370 ये वो करके, आफ्टर ऑल एक बात तो आपको भी पता है संजय भाई कि ये कश्मीर इशू है ना, ये पाकिस्तान की बुजदिल और भगोड़ी फौज की दाल रोटी है, और उनसे अटैच कुछ एनजीओ, कुछ सिविल सोसाइटी, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोगों की दाल रोटी है, जिसपे बिलियंस ऑफ डॉलर ये लोग लूटते हैं कश्मीर के नाम पे। तो इसको जिंदा रखना है, और इसको इस वक्त ठेका मिला हुआ है इमरान खान को, तो वो लगा हुआ है इस पे। बाकी इनको पता है कि कश्मीर पाकिस्तान का एक लॉस्ट केस है।
तो अगर ये मान लेंगे कि कश्मीर पाकिस्तान का लॉस्ट केस है, तो जैसा आपने कहा कि वो सारा धंधा बंद हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और मैंने ये भी सुना कि पीओके में इस बार भारत के लिए नारे लगे। बड़े लगे हैं, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं ना, भाई आपके यहाँ इतने जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कश्मीर में लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहां पे कोई बेरोजगारी नहीं है, वहां पे कोई पॉवर्टी नहीं है, वहां पे कोई मसला नहीं है, लोग बड़े खुश हैं वहां पे। परेशान कब थे? जब टेररिज्म थी। टेररिज्म की वजह से कश्मीर के हालात खराब हुए थे, कश्मीरियों के हालात खराब हुए थे। भारतीय सरकार ने और आर्मी ने मिलकर टेररिज्म का सफाया कर दिया। अपना स्टोन पेल्टिंग होती है ना, कुछ होता है। तो मेरा ख्याल है कि 300 से ऊपर इन्होंने टेररिस्ट टपका दिए हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो पाकिस्तान को भारी तो लग रहा है, क्योंकि ये आपको भी तो सोचना चाहिए ना संजय भाई, कि एक टेररिस्ट बनाने में लाखों रुपया खर्च होता है, आप टपका देते हो ठकाक करके। हमारा बेचारा इतना पैसा लगाते हैं, उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके घर वालों को पैसे देते हैं, उसको लालच दे के फिर जब उसको कश्मीर में भेजते हैं, आप 2 मिनट में टपका देते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वो लोकल आबादियों में एसिमिलेट हो जाते थे और लोकल आबादी से रिक्रूटमेंट भी करते थे। अब भारत की बड़ी सख्त नजर है और काफी हद तक सूरत हाल इतनी बदल गई है कि पीओके, मैं कई कश्मीरी ग्रुपों में हूँ, व्हाट्सएप के ग्रुपों में, और वो सब पाकिस्तानी और आजाद कश्मीर यानी इंडिपेंडेंट कश्मीर, प्रो इंडिपेंडेंट कश्मीर और प्रो पाकिस्तानी कश्मीर ग्रुप में भी अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि यार इस आर्मी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कश्मीर को खाली रोजी रोटी बनाया हुआ इन्होंने, बाकी 72 साल से ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा किया हुआ है। मंगला डैम बनाया, ये डैम बनाया, वो डैम बनाया, पानी भी सारा पंजाब को जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी सारी पंजाब को जा रही है। कश्मीर में डेवलपमेंट के नाम पे ना कोई यूनिवर्सिटी बनती है, ना कोई मेडिकल कॉलेज बनता है, ना कोई रोड बनता है। तो फिर भारत से जब कंपेयर करते हैं तो वो कहते हैं यार कि इससे अच्छा है काफिरों का मुल्क सही है। कम से कम उस काफिरों का मुल्क में मुसलमान भी आजादी से अपनी इबादत कर रहा है और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो 1% है, करीब करीब इंडिया की, अबाउट 1% या 1.23% इस तरह से। तो बल्कि 1% ही होगी, क्योंकि कहते हैं 1,25,00,000, 1,30,00,000 है, और इंडिया की पॉपुलेशन 130-135 करोड़ है, अबाउट 1% अप्रॉक्सीमेटली। तो इस अप्रॉक्सीमेटली 1% पॉपुलेशन को जो हमारा जो सेंट्रल डिवोल्यूशन होता है फंड्स का, उसका 10% मिलता है। वाह। और इसको लेके बाकी सारे लोग जो हैं, बाकी जो दूसरे जो आपके स्टेट्स हैं, बिहार जैसे स्टेट्स, यूपी जैसे स्टेट, वो एजिटेटेड कि भैया हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो आप। दूसरी चीज़, इसका भी जो मेजर पार्ट है वो ये जो सारे के सारे जो लोकल कश्मीरी पॉलिटिशियन हुए, वो इतना ज़्यादा पैसा आता था कि पैसे को खाने के इन्होंने नए नए तरीके ईजाद किए। तो ये जब से 370 हटा है तो जनता तो इसलिए खुश है, पब्लिक इसलिए खुश है कि इनके ऊपर, बदमाशों के ऊपर लगाम लगी, जो इतना पैसा खाते थे, पाकिस्तान से भी लेते थे, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में भी काम करते थे, मिलिटेंसी भी कराते थे, और वहाँ पे जो है वो मजहबी दकियानूसी और मजहबी तशद्दुद ये सब कराते थे। तो 370 के हटने के बाद से जनता तो बहुत खुश है, लेकिन जो एक वहाँ पर डीप स्टेट डेवलप हो गया था, जैसे बाकी तो पूरे हिंदुस्तान में और कहीं डीप स्टेट नहीं है, जम्मू कश्मीर में था एक डीप स्टेट, वो डीप स्टेट नाखुश है। उस डीप स्टेट में जो पुराने आपके पॉलिटिशियंस हैं, जो डायनेस्टीज़ हैं वहाँ की 2-3, और जो बहुत सारे वहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप्स डेवलप हो गए, जो आपके सेपरेटिस्ट डेवलप हो गए, या जमात इस्लामी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हुर्रियत टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, इनको सबको बाकायदा ये पैसे लेते थे दोनों तरफ से। वो सब हो गया बंद। अब उसके बंद होने की तो तकलीफ है ये, हालांकि अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन
जब एक चीज़ शुरुआत हो गई तो ये तो फिर होके रहेगी। अब ये ऐसा तो कदम है नहीं जो वापस हो सकता हो। ये असली तकलीफ़ मुझे लगता है इस बात की है। मसला ये है कि अभी तो ये आधा घंटा खड़े रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आने वाला है कि ये पीओके की जाने के गम में फिर आधा घंटा खड़े रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से भारत चल रहा है और जिस हिसाब से पाकिस्तान दब रहा है, धंस रहा है, तो नजर ही आ रहा है, क्योंकि खासतौर पे ये जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान को ले डूबेगी। और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में जो एडवेंचरिज्म है, उससे पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। और हम लोगों का ख्वाब आजाद बलोचिस्तान, आजाद सिंधु देश, ये अब हमें नजर आ रहा है कि अब पूरा हो सकता है। तो भारत को तो शायद एक गोली चलाए बगैर पीओके गिलगित बल्तिस्तान वापस मिल जाएगा। भारत को अब पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अब पाकिस्तान से नहीं, चाइना से नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। लेकिन आफ्टर ऑल मिल जाएगा भारत को बगैर जंग लड़े, ये नजर आ रहा है। वैसे कुछ दिनों पहले तक आपका ख्याल था कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जब अब से जो ये सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें पश्तूनों तो के नजर आ साथ रहा में जो हो रहा है, और पश्तूनों ने, यानी कि तालिबान भी जो है वो डूरंड लाइन को मानता नहीं है। तालिबान सब कुछ इनसे लेता है, सारी सहूलियत और सलाहियत इनसे लेता है, उसके बाद भी वो डूरंड लाइन को मानने से इनकार करता है, तालिबान भी। और वापस इनका टीटीपी का शुरू हो गया है, सब कुछ शुरू हो गया है। तो अभी मैं कई जगह कोट कर चुका हूँ, अ, आपके जो ये क्या नाम है, हुसैन हक्कानी साहब, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा अभी फॉरेन पॉलिसी में, और मैंने देखा, मैं पूरा उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है पाकिस्तान अपनी जीत समझ रहा है, लेकिन इसकी जीत में ये बहुत बड़ी हार होने वाली है, ये नहीं समझ पा रहा है। देखें, टेररिज्म पाकिस्तान में अचानक बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? जब से ये तालिबान फैक्टर आया है। और आज एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल मेरी नजर से गुजरा, उसमें लिखा था कि तालिबान तो एक्सट्रीम शरीयत, अपने मतलब की जो शरीयत है 1400 साल पुरानी, बल्कि 1400 साल से भी पुरानी है, वो तो इस्लाम से भी बहुत पुरानी है, जो एक्सट्रीम अरबों की शरीयत थी, वो ला रहे हैं अफगानिस्तान में। और ये बहुत जल्द फिर पाकिस्तान में भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के ये चीजें नाफिज करेंगे, जैसे मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद वाला वाकया हुआ था। और तो पाकिस्तान में इस वक्त जो तालिबान के जो चाहने वाले हैं, ये भी इस एजेंडे को पूरा करने के लिए, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। और इमरान खान भी मुझे लगता है, जो कि शुरू से मैं कहता आया हूं कि ये पाकिस्तान का गोरबाचौफ होगा, तो इमरान खान के दौर में ही हमें ये खुशखबरी मिलेगी। लेकिन इमरान खान का तो अभी मुश्किल से 2 साल बचे हैं, इसके बाद तो फिर इसको दोबारा ये सिलेक्ट वापस होना आएगा, पड़ेगा। ये वापस आएगा। अच्छा, दोबारा इसलिए कि सिलेक्ट होगा। आर्मी के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, ये सब इनके लिए बेकार है। इमरान खान से बड़ा ओबेडियंट सर्वेंट कोई है नहीं भाई। हम्म। तो इसीलिए आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान के टाइम में ही ये जो पाकिस्तान का ब्रेकअप हो जाएगा पूरा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। तो हम पहले 30-40 साल की बात करते थे, अब 5-7 साल का हिसाब किताब लग रहा है। ये नजर आ रहा है कि ये मतलब अब ज्यादा लंबा अरसा नहीं रहा। पहले नहीं लगता था कि हमारी जिंदगी में हो जाएगा, अब लगता है कि हमारी जिंदगी में ही हो जाएगा। चलिए, वाकई हम मैं कह देता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। अ, गिलगित बाल्टिस्तान का मसला जो है वो ज़रूर आपने सही कहा कि क्योंकि उसमें चाइना को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, तो इसलिए वहाँ ज़रूर थोड़े से मसले हो सकते हैं। एक्चुअली देखें, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसको एक मिसाल है, जब यूगोस्लाविया टूटा था, तो वो जितने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे वो सब छोटे छोटे कंट्रीज जो बने थे उनको फॉलो करना पड़ा था। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को तो भारत को भी रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किए हैं चाइना ने। और भारत इसके लिए आई थिंक तैयार भी हो जाएगा कि चाइना का जो वहां पे इन्वेस्टमेंट है या जो भी चीज है उसको भारत रेस्पेक्ट देगा। और
मैं समझता हूं कि चाइना भी, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान दूरी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सीपैक बंद हो गया, फिर अभी चाइनीज इंजीनियरों के ऊपर मुसलसल हमले हुए। अभी 3-4 दिन पहले कराची में 2 इंजीनियरों को जख्मी कर दिया गोलियां मार के, कराची में चाइनीज इंजीनियर को। शाह महमूद कुरैशी और फैज हमीद भी भागे थे चाइना माफिया मांगने, हाथ पांव जोड़ने। और फिर चाइना ने ऑर्डर किया कि जनरल आसिम सलीम बाजवा को अब हटाओ भाई, उसने तो इतना माल बना लिया है कि अमेरिका के बैंक भर गए। अब अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हमारे पास रखने को जगह नहीं, भाई कितना माल लेके आओगे, तो उसको हटाओ। तो आसिम सलीम बाजवा को सीपैक के उससे हटाया। फिर सिग्निफिकेंट बात यह हुई कि सीपैक का चेयरमैन भी सिविलियन को बनाया है, फौजी को नहीं बनाया। तो चाइना पाकिस्तान आर्मी की बदतरीन करप्शन से तंग आई हुई है, क्योंकि आफ्टर ऑल होता यह है कि अभी इन्होंने एक डैम बनाया था सीपैक के नाम पे, वो डैम एक बारिश नहीं बर्दाश्त कर सका, पूरा बह गया। और फिर चाइना ने उसके कोटेशन उठा के देखे तो जिस कंपनी ने आर्मी की और पीटीआई की मुश्तरक का, पीटीआई का एक बंदा था, उसकी कंपनी में शेयर थे और आर्मी के शेयर थे। उन्होंने जब उसमें कोटेशन देखे तो था कि इतना सरिया होगा, इतना लोहा होगा, इतना सीमेंट होगा, सारी रेत निकली। वो कह रहे हैं सरिया है कहाँ, लोहा है कहाँ। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पाकिस्तानी ये जो आर्मी के लोग। तो चाइना सीपैक से परेशान है, वो कह रहा है हमारी तो जो इन्वेस्टमेंट है। अब बलूचिस्तान में इन्होंने ग्वादर कोस्टल रोड बनाए थे, हाईवे बनाए थे, वो अच्छा। सब कह गए, 1 साल नहीं पूरा कर रहे, फिर फौरन लेपातोपी करके वो कर रहे हैं। तो चाइना आर्मी को अलग करना चाह रहा है सीपैक से, और आर्मी भी देख रही है कि अब सीपैक पे नया पैसा तो आ नहीं रहा, उल्टा अब वापस करने की चाइना बात कर रहा है कि पैसे वापस दो, पैसे वापस दो। तो आर्मी भी पीछे हट रही है। तो सीपैक का तो जो पाकिस्तान का इतना बड़ा ख्वाब था ना, वो सब रेत हो गया है। आज की खबर है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से 7,700 करोड़ रुपए की लोन मांगी है, पाकिस्तानी रुपए 7,700 करोड़, 77 अरब रुपए की लोन मांगी है कि हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, ये सर्द बारिशों का मौसम आ गया है, हमारे पास वो सैलाब और मानसून को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है, तो 77 अरब रुपए की लोन दो हमें। ये आज की खबर है। तो चाइना नहीं दे रहा। हमारे जो भिकारिस्तान का जो सबसे बड़े कफिल थे जो अरब कंट्रीज, वो तो पहले ही पीछे चले गए। वो तो उल्टा कह रहे हैं हाँ भाई पैसे लाओ, कब ला रहे हो। चाइना कह रहा है पैसे लाओ, कब ला रहे हो। तो जैसे कि मैं शुरू से कहता आया हूं कि पाकिस्तान आफ्टर ऑल अमेरिकन कॉलोनी है। तो ये फिर जाते हैं आईएमएफ के पास कि ये बेचारे दे देते हैं, वापस भी नहीं मांगते। वापस मांगते भी हैं तो उसके लिए कर्जा देते हैं कि ये लो हम पैसे दे रहे हैं, उससे हम किस्त वापस करो। तो 77 अरब रुपए की आज लोन वापस आईएमएफ से मांगी है। तो हाल बहुत खराब है। हाल मतलब आप भारत में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अंबार लगा हुआ इतना बन रहा है। आप यूपी में देखें तो नए नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं। पता चलता है कि दिल्ली मुंबई का है एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ये वाला एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो ये हाईएस्ट ब्रिज बन रहे हैं, तो टनलें बन रही हैं, तो रेलवे का निजाम बढ़ रहा है। आज कोयटा गए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी, तो बोले यार मैं कोयटा में खाली खाली क्या करूंगा, मुझसे कोई प्रोजेक्ट की ओपनिंग तो कराओ। तो इन्होंने रातों रात 2 दिन के अंदर एक रोड बनाई। पता चला रेलवे ट्रैक के ऊपर रोड बना दी। अब वो इंजन खड़ा है, फोटो वायरल है इस वक्त। वो रेलवे अच्छा। आई, इंजन खड़ा, परेशान है कि मैं आगे कैसे बढ़ू, यहाँ तो रोड बन गई है। वो आरिफ अलवी रिबिन काट के गए, तब वो वापस रोड खोद के उसका ट्रैक बहाल कर रहे हैं। यार बनाना रिपब्लिक भी कोई इज्जतदार जगह होती है, ये तो उससे भी गई गुजरी है। ये वायरल है, बाप मैं रे। झूठी खबर नहीं बता रहा। आरिफ अलवी का आज आप देख लें, उसने जो रोड की ओपनिंग की है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर कर दी है। बेचारा इंजन खड़ा है, लोग परेशान है कि इंजन आगे कैसे बढ़े। ये तो बड़ी खबर है, इसका मेरे को शेयर कीजिएगा। आपके पास कोई अरे व्हाट्सएप ये या अभी ट्विटर? भेजता हूँ आपको, बनाना रिपब्लिक है ये।
ये तो वाकई ये तो मुंगेरी लाल वाला किस्सा हो हो गया। गया भाई, एंड हो गया। बनाना रिपब्लिक की भी कोई इज्जत होती है, इसकी तो ये भी नहीं है इज्जत। तो आपको क्या दिखती है इसकी जो इकोनॉमी अगर कोलैप्स करने वाली है तो आर्मी भी तो कैसे चलेगी? आखिरकार इकोनॉमी नहीं रहेगी तो आर्मी को भी तो पैसे चाहिए। आर्मी कहाँ से लाएगी? अफीम होगा क्या? नहीं यार, हमारे मुल्क में अभी भी पैसा तो बहुत है ना। पाकिस्तान पाकिस्तान आफ्टर ऑल किसका इलाका है? भारत का इलाका है। बड़ा जरखेज इलाका है, यहाँ पे पैसा बहुत है। आवाम को लूट रहे हैं ये टैक्सों के नाम पे, इन चीजों के नाम पे बहुत पैसा है पाकिस्तान में अभी भी। और ये आम आदमी की लूट मार ऐसे कर रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। टैक्सों के नाम पे, दूसरी चीजों के नाम पे इतनी लूट मार चल रही है कि अभी पाकिस्तान में बहुत कुछ है इनके पास। तो पाकिस्तान में तो आपके बलूचिस्तान में तो तेल और गैस ये भी निकलने वाले थे। तेल, गैस, मैग्नीशियम, पीओके से लूट रहे हैं। केपीके में बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज है। फिर कराची में आपको पता है टैक्स पेयर कराची का है सारा। मुझे तो ये भी बताया गया था, पता नहीं ये सही है कि गलत है, मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कह रहे कि साहब कि आपके पाकिस्तान का 20% टैक्स तो जो 2% नॉन मुस्लिम है वो देता है। नॉन मुस्लिम बेचारे इतने बड़े कारोबारी नहीं रहे, ठीक है ना। आई डोंट नो, मुझे मेरे नजर से ये खबर नहीं गुजरी पाकिस्तान का। मेरे पास ये खबर है कि कराची की एक मार्केट, कराची में तकरीबन 150 मार्केट हैं। एक मार्केट जैसे आपके दिल्ली में कनॉट प्लेस की मार्केट है, लाजपत बाजार है, इस तरह एक मार्केट का टैक्स पूरे लाहौर शहर से ज्यादा है। अब आप बताएं कि लाहौर शहर में इतना पैसा लग रहा है। पाकिस्तान का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर में है। मेट्रो बस है, मेट्रो ट्रेन है, बेहतरीन रोड्स हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, लेकिन टैक्स पंजाब से नहीं आ रहा। कराची से पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो पाकिस्तान का 50 to 60% टैक्स कराची से आता है खाली, और 70% टैक्स पूरे सिंध से आता है। पाकिस्तान के टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में नेशनल एक्सचेकर को जो जाता है तकरीबन 70% सिंध से जाता है। बलूचिस्तान से गोल्ड माइंस हैं, मैग्नीशियम है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल और गैस है, दबा के एक्सप्लॉइट हो रहा है, दबा के, और कोई पूछने वाला नहीं है। ये ऐसे ही एक्सप्लॉइट हो रहा है जैसे अभी एक रिपोर्ट निकली थी, माली एक कंट्री है अफ्रीका का, तो माली में क्या हुआ कि एक ट्रक पकड़ा गया, यूएन की फोर्सेस ने पकड़ा। वो उस ट्रक में देखा तो पूरा सोने की ईंटों से भरा हुआ था, और उस ट्रक को फ्रेंच फौजी चला रहे थे। तो यूएन ने कहा कि ये तो माली में इतनी गोल्ड माइंस हैं और माली के नेशनल रिजर्व में गोल्ड 0 है। फ्रांस में एक भी गोल्ड माइन नहीं है। फ्रांस के पास हजारों टन नेशनल रिजर्व में सोना है। तो जिस तरह इम्यूनिटी के साथ फ्रांस लेके जा रहा है चाइना से गोल्ड, वो अफ्रीका से गोल्ड, ऐसे ये बलूचिस्तान से लेके जा रहे हैं चाइनीज और पंजाबी, दबा के लूट मार कर रहे हैं बलूचिस्तान और सिंध से। आपको पता है पाकिस्तान की 80% गैस रिसोर्सेज बलूचिस्तान में नहीं है, सिंध में। सिंध का कादरपुर गैस फील्ड, मिट्टी गैस फील्ड और मातली गैस फील्ड, मतलब सिंध में गैस का बड़ा रिजर्व है। लेकिन ये सब कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। जैसे अमेरिका इराक से तेल कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। भाई शिप के शिप भर के कहां जा रहा है, कोई पूछने वाला तो है नहीं ना, क्योंकि भाई आप हालत जंग में रख के उस जगह को, अफ्रीका से सोना फ्रांस जा रहा है, अरब कंट्री से तेल अमेरिका जा रहा है, बलूचिस्तान और केपीके और सिंध से आर्मी लूट मार करके अपने घर भर रही है। और ये देखें पाकिस्तान के जो करंट आर्मी जो लूट मार कर रही है ना, ये हिस्टोरिकल है, हमेशा से करती आई है। लेकिन करंट आर्मी जिस हिसाब से लूट मार कर रही है ना, तो ये कुछ ऐसा सिनारियो है कि जब कोई देखता है ना कि यार अब खत्म होने वाला है, अब ये मुल्क बचने वाला नहीं है, तो जितना जहां से लूट सकते हो लूट के अपना घर बनाओ।
हर ब्रिगेडियर से ऊपर के लोग, हाजिर सर्विस बता रहा हूं, रिटायर्ड तो ऑलरेडी मूव हो चुके हैं, रिटायर्ड फौजी पाकिस्तान में ब्रिगेडियर से ऊपर सिर्फ वो है जिसकी अभी भी दिहाड़ी लगी हुई है, जो किसी कॉरपोरेशन में लगा हुआ है या किसी जगह पे लगा हुआ है रिटायरमेंट के बाद, वो है। अदरवाइज बाकी सब बाहर जा चुके हैं। और करंट सर्विस वाले भी सब ने अपनी औलादों को बाहर सेट कर लिया है। जैसे आसिम सलीम बाजवा के औलाद सेट है, कमर बाजवा के बेटे इंग्लैंड में सेट हैं, कमर बाजवा के सारे भाई बहन अमेरिका में सेट हैं। तो इन लोगों ने अपनी सबकी सेटिंग बाहर रखी है, यहां पे बैठ के जितना लूट सकते हैं लूट रहे हैं। आपने देखा था ब्लैक लाइव्स मैटर में अमेरिका में लूटमार हुई थी, सुपरमार्केट है लूट के लोग जा रहे हैं। बस समझ लें पाकिस्तान का वो हाल है इस वक्त, आर्मी इस तरह से लूटमार कर रही है। और पीटीआई के मिनिस्टर भी उसी तरह लूटमार कर रहे हैं, क्योंकि कोई पूछने वाला तो है नहीं ना। जिस जज का जहां पे लगा हुआ है हिसाब किताब, वो जज भी लूट रहा है। पीपल्स पार्टी को सिंध मिला हुआ है, इसके वडेरे जागीरदार सिंध को लूट रहे हैं। मतलब एक अजीब नफसा नफसी का आलम है इस वक्त पाकिस्तान में।